बच्चों इस वीडियो में हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ये एग्जाम्पल बच्चों हीट ट्रांसफ़र के कंडक्शन मेथड पर बेस्ड है और यहाँ इस क्वेश्चन में हमको स्टील कॉपर रॉड के जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को हम फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्टील रॉड है और एक कॉपर रॉड है, आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। स्टील रॉड का फ्री एंड वो 300 टेम्परेचर पर है, एक फर्नेस में रखा हुआ है, और कॉपर का फ्री एंड जो है वो एक आइस बॉक्स में रखा हुआ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब हमको इसमें ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर फाइंड करना है इन स्टेडी स्टेट। तो हम पहले ये भी समझ लेते हैं कि हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स में, और ये जो स्टेडी स्टेट है ये क्या होती है। तो बच्चों सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन मेथड से होती है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने बराबर वाले पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफ़र करते जाते हैं और इस तरीके से एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र हो जाती है किसी भी सॉलिड बॉडी में। जैसे यहाँ पर ये मेटल की रॉड्स ली हुई हैं इनमें। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इनिशियली जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद वो हीट अपने एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते जाते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं उनका खुद का टेम्परेचर अब इंक्रीज नहीं होता, वो सारी हीट आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसे में जो हीट फ्लो का रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है जिसको हम हीट करंट बोलते हैं उसकी वैल्यू H की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। मींस जो टेम्परेचर में ड्रॉप है लेंथ के अकॉर्डिंग वो यूनिफॉर्म हो जाता है, लेंथ के साथ टेम्परेचर यूनिफॉर्मली ड्रॉप होने लगता है। तो ये होती है स्टेडी स्टेट। ऐसी कंडीशन में बच्चों यहाँ पर जैसे हम एक क्रॉस सेक्शन लें, उस क्रॉस सेक्शन पर जो भी पार्टिकल्स हैं उनका कुछ टेम्परेचर होगा और वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ हमने लिया कोई क्रॉस सेक्शन, यहाँ लिया, तो ऐसे हर क्रॉस सेक्शन पर पार्टिकल्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इधर वाले जो है उनका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और ऐसे ही कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा, लेकिन H की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, वो सब हम यहाँ पर नोट कर लिया है हमने। हमको लेंथ गिवन है स्टील रॉड की और यहाँ टेम्परेचर ये T1 मान लिया हमने, ये टेम्परेचर T2 मान लिया है, और हमने स्टील रॉड की लेंथ 15 सेंटीमीटर लिख ली, कॉपर रॉड की 10 सेंटीमीटर गिवन है वो लिख ली। एरिया हमको ऐसे गिवन है कि स्टील रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कॉपर रॉड के एरिया से जस्ट डबल है, तो हमने मान लिया कि कॉपर रॉड का एरिया A है तो जो स्टील रॉड है उसका एरिया 2A हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पर ये K की वैल्यू गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी, इनकी वैल्यूज भी लिख ली हमने, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। अब हमने ये मान लिया है कि जंक्शन का टेम्परेचर T है और स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि H की वैल्यू सेम रहती है, तो जो स्टील के लिए होगी H की वैल्यू वही कॉपर के लिए होगी, तो हमने इनकी वैल्यूज रख ली। फॉर्मूला क्या होता है हीट करंट का या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो का, तो वो फॉर्मूला हमने लिख लिया KA डेल्टा T अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ इस साइड हम इनको ये स्टील की टर्म में लिख रहे हैं और इस साइड हमने कॉपर की टर्म में। आप H1 इज इक्वल टू H2 ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप H1 मान लें स्टील के लिए और H2 जो है वो मान लें कॉपर के लिए। बस यहाँ टेम्परेचर में हम ध्यान रखेंगे कि T1 माइनस T ये आ जाएगा स्टील के लिए और कॉपर के लिए क्या आएगा T माइनस T2, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे तो कम होता जा रहा है। तो T1 माइनस T और T माइनस T2 ये लिख लिया हमने और हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं। अब जस्ट हमको इनकी कैलकुलेशन करनी रह गई है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। हमने ये जो लेंथ है इनको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चों अब जस्ट कैलकुलेशन है, जैसे इजी लगे उस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ हमने 50.2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 100.4 आ गया, उसको डिवाइड कर दिया 15 से तो 6.693 ऐसे आगे वैल्यूज़ आती चली जाती हैं। हमने 6.69 तक लिख लिया है। इस साइड हमने 385 को 10 से डिवाइड किया तो 38.5 ये आ गया।
T माइनस 0 है तो T आ गया, यहाँ पर तो जो ब्रैकेट में था वो पूरी वैल्यू इसी तरीके से आ गई। अब हमने 6.69 को 6.7 लिख लिया है, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा इससे आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 6.7 300 माइनस टी इज इक्वल टू 38.5 टी। इसको आगे हमने और सॉल्व किया तो जो टी की वैल्यू है हमारे पास वो आ जाती है इस तरह, ऐसे डिवाइड करके ये आ जाती है 44.4 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है कि ये जो जंक्शन का टेम्परेचर है बच्चों, जहाँ स्टील और कॉपर रॉड मिल रही हैं, इस जंक्शन का टेम्परेचर आ गया 44.4 डिग्री सेल्सियस। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल 11.7। बच्चों एग्जाम्पल 11.7 में हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एक आयरन रॉड है, एक ब्रास रॉड है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। फ्री एंड ऑफ आयरन रॉड ये है 373 केल्विन पर और ब्रास का जो फ्री एंड है वो 273 केल्विन के टेम्परेचर पर है। तो मीन्स हीट ट्रांसफर होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इस डायरेक्शन में। यहाँ जंक्शन का टेम्परेचर T0 मान लिया है। हमको क्वेश्चन में जो K की वैल्यू है आयरन के लिए और ब्रास के लिए वो दोनों गिवन है। थर्मल कंडक्टिविटी ये गिवन है हमें आयरन के लिए और दूसरा ये इस वाली रॉड के लिए भी। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एंड हेंस कंप्यूट। फर्स्ट पार्ट में है द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ टू बार्स। ठीक है, हमें ये T0 की वैल्यू के लिए पहले एक्सप्रेशन फाइंड करना है, फिर इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। सेकेंड पार्ट में द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार। इस पूरी रॉड के लिए हमको थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू फाइंड करनी है। K1 K2 तो हमें पता है। थर्ड पार्ट में द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, H की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर एक ये हमें कंबाइंड रॉड दी हुई है आयरन और ब्रास की और टेम्परेचर हमने इसका मान लिया इस एंड का T1 है, इधर का टेम्परेचर हमने मान लिया T2 है और जंक्शन का टेम्परेचर T0 मान लिया। हमें वैल्यूज गिवन है T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, T0 ये जंक्शन का टेम्परेचर जो है इसके लिए हमें पहले एक्सप्रेशन फाइंड करना है, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथ हमें दोनों रॉड की इक्वल गिवन है 0.1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और ये है 0.02 मीटर स्क्वायर। K1 K2 थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज गिवन है वो हमने नोट कर ली हैं। अब अंडर स्टेडी कंडीशन क्या होगा, जो हीट फ्लो का रेट है वो कांस्टेंट होगा, मींस हीट करंट कांस्टेंट रहेगा। तो H1 इज इक्वल टू H2, उसको हमने लिख लिया है H। अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख लेंगे। H1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, K1 A1 T1 माइनस T0 अपॉन L1 और ऐसे ही इधर आ जाएगा K2 A2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा T0 माइनस T2 अपॉन L2। ठीक है, हमें ये गिवन है यहाँ पर कि जो A1 है वो A2 के इक्वल है और हमें गिवन है कि L1 L2 के इक्वल है। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं, इसको भी A रख दें, इसको भी A रख दें, इसको L रख दें, L रख दें, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या यहाँ पर मिलेगा K1 T माइनस T0 इज इक्वल टू K2 T0 माइनस T2, ये मिल जाएगा। K और A जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम K1 और ये T1 है ना, K1 T1 माइनस K1 T0 इज इक्वल टू K2 T0 माइनस K2 T2। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम देखें तो हमको फाइंड करनी है T0 की वैल्यू। ठीक है, तो हम ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो K1 T1 प्लस K2 T2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 और यहाँ से ये T0 आ गया कॉमन। तो अब हमारे पास जो T0 की वैल्यू आई वो क्या आ गई, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास T0 के लिए। ठीक है, एक तो हमसे यही पूछा था इसमें कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर जंक्शन टेम्परेचर, तो ये उसके लिए
हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। बच्चों अब सेकेंड पार्ट में हमको इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K डैश है। इसके लिए हमने मानी है कि ये वैल्यू है K1 और इस रॉड के लिए ये K2 है, और हम मान लेते हैं कि जो कंबाइंड रॉड है उसके लिए ये वैल्यू है K डैश। तो हमें K डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, K डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्टेडी कंडीशन या स्टेडी स्टेट वाला जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। तो हम H डैश की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। H डैश की वैल्यू मतलब इस कंपाउंड बार के लिए हम हीट करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर हम उसे यूज़ करके K डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करें, अब हम इसके लिए हम H1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। H1 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, K1 A1 T1 माइनस T0 अपॉन L1, ये है फॉर्मूला। हम यहाँ पर T0 की ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो K1 A1 और यहाँ लिख लेते हैं हम ये L1, और इधर हम T1 माइनस T0 की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2 हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन 1 को, उसकी हेल्प से हमने ये वैल्यू रख दी है। अब यहाँ हम K1 A1 अपॉन L1 रखेंगे और यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा T1 K1 प्लस T1 K2 और माइनस K1 T1 माइनस K2 T2। एक तरह से हमने यहाँ पर क्या किया है, एलसीएम लेके सॉल्व किया है। यहाँ आ गया K1 प्लस K2। अब देखते हैं, यहाँ हम ये देख सकते हैं कि T1 K1 और या K1 T1 ये एक दूसरे से हो गए कैंसिल, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास बच गई। इनमें से कॉमन आ जाएगा K2। तो यहाँ K1 K2 A1 T1 माइनस T2 अपॉन यहाँ K1 प्लस K2 इंटू L1। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, A1 को हम A लिख देंगे और L1 को भी हम L लिख देंगे, और फिर हम सिमिलरली H2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये बच्चों हमने H1 की वैल्यू लिख ली, ठीक है। यहाँ पर हमने A1 को A लिख दिया, L1 को L लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यूज़ सेम हैं। सिमिलरली हमने H2 की वैल्यू फाइंड कर ली, T0 की वैल्यू रख दी यहाँ पर, और जस्ट ऐसे ही हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। इस तरह से H2 की वैल्यू हमारे पास आ गई K1 K2 A T1 माइनस T2 और L K1 प्लस K2। अब हम देखें तो जो H1 की वैल्यू है वही यहाँ H2 की वैल्यू है, ठीक है ना। ये है H1 की वैल्यू, ये है H2 की वैल्यू। तो H2 की वैल्यू H1 की वैल्यू के इक्वल आ गई है, और स्टेडी स्टेट में क्या होगा, यही वैल्यू ये जो H है ये H डैश के इक्वल होगी, ठीक। और ऐसे ही हम मान लेते हैं कि जो K डैश है वो कंपाउंड बार के लिए थर्मल कंडक्टिविटी है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो H डैश की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, H डैश इज इक्वल टू आ जाएगा K डैश A T1 माइनस T2 अपॉन L, और L प्लस L आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया K डैश A T1 माइनस T2 अपॉन 2L। ये कैसे आया, एक बार हम इसको और समझ लेते हैं, जो डायग्राम है उससे देख लेते हैं हम। हमें इस कंपाउंड बार के लिए निकालना है अब H की वैल्यू को। तो H इज इक्वल टू K A और टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने मान लिया कि जो K की वैल्यू है इस कंपाउंड के लिए, कंपाउंड बार के लिए, वो K डैश है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही रहेगा कॉम्बिनेशन के लिए भी, लेकिन L जो लेंथ है इसकी, L ही यहाँ तक लेंथ है और L यहाँ तक लेंथ है, तो टोटल लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 2L।
तो इस तरीके से जो हमारे पास इस पूरी रॉड के लिए वैल्यू आएगी एच डैश की, वो क्या आ जाएगी, के डैश ए T1 माइनस T2। अब ये तो जंक्शन का टेम्परेचर तो नहीं लेंगे, हम पूरी रॉड के लिए ले रहे हैं ना, तो एक एंड ये T1 पर है, दूसरा एंड T2 टेम्परेचर पर है, तो T1 माइनस T2 और लेंथ हो गई यहाँ 2L। ठीक है, ये H डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास। पर हमें पता है कि स्टेडी स्टेट में ये जो H डैश है ये सब आपस में इक्वल है ना, तो हम इनमें से किसी भी एक वैल्यू के इसको इक्वल रख देंगे। बट इन स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि ये जो H की वैल्यू है वो H डैश के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम H की वैल्यू रख देते हैं, ये H1 H2 दोनों क्या हैं, ये H ही है, तो हम ये वैल्यू रख देते हैं। ये क्या है, K1 K2 A T1 माइनस T2 अपॉन L K1 प्लस K2। और इस साइड H डैश की वैल्यू अभी हमने ये लिखी है, तो ये हम H डैश की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, K डैश A T1 माइनस T2 अपॉन 2L। ठीक है, अब हम इस दोनों को अगर देखें तो इन दोनों को जब हम इनमें से जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, तो उसके बाद हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर यहाँ हमारे पास आ जाएगा K डैश अपॉन 2, इस साइड तो आ गया K डैश अपॉन 2, और बाकी ये L से इधर ये L कैंसिल हो गया है, A से A कैंसिल हो गया, T1 माइनस T2 से T1 माइनस 2। इस साइड क्या वैल्यू बचती है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो अब यहाँ से हमारे पास जो कंपाउंड बार की थर्मल कंडक्टिविटी है K डैश, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये हमें इसमें फाइंड करना था, एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बार। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई K डैश की। ठीक है, यहाँ तक हमें ये एक्सप्रेशन फाइंड करने थे, जो भी वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हमको फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है T0 की वैल्यू। तो T0 फाइंड करना है। अब T0 के लिए हमने फॉर्मूला पहले ही डिराइव कर लिया है, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। T0 के लिए ये एक्सप्रेशन हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, अब हमको सिर्फ इसमें वैल्यूज रखनी रह जाती हैं। तो हम वैल्यूज रख दें। K1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 79, टेम्परेचर 373 है, और यहाँ K2 की वैल्यू हमको 109 गिवन है, और ये T2 की वैल्यू 273 है। क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज गिवन है, हमने ये लिख भी ली थी स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई थी। तो इन्हीं वैल्यूज़ से हमने यहाँ पे ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 79 प्लस 109। अब हमको इसमें कैलकुलेशन करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 29467, और इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 29757 अपॉन, इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 188। अब इनको ऐड किया तो ये आ गया 59224 अपॉन 188। इसको डिवाइड कर देते हैं तो 315.0। आगे भी हमको वैल्यूज़ मिलती हैं, बस हम यहीं तक ही वैल्यू लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो जंक्शन का टेम्परेचर है T0, उसकी वैल्यू आ जाती है 315 केल्विन। तो यहाँ 315 केल्विन ये जंक्शन का टेम्परेचर आ जाता है। बच्चों, आपको अगर ये ऐसा लग रहा हो कि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा लिख के कि 79 को हम लिख लें 80-1, और यहाँ 109 को हम 100+9 लिख लें, तो हमारा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन अवॉइड हो जाता है, एडिशन बढ़ जाता है बस। तो कैलकुलेशन जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास T0 की वैल्यू आ गई 315 केल्विन। अब सेकेंड पार्ट में हमको इसमें फाइंड करना है
के डैश की वैल्यू को, और के डैश के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो इसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे। तो हमारे पास 2k1 की वैल्यू क्या है 79, इसकी वैल्यू है 109, और यहाँ हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें पता है अभी जस्ट हमने ऐड किया था इनको, तो ये हमको 188 मिल जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। 79 इंटू 1.16 इज इक्वल टू 91.64, ये आ जाती है के डैश की वैल्यू, और यूनिट क्या है इसकी, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये हमारे पास कंपाउंड रॉड के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, वो आ जाती है। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में बच्चों हमको हीट करंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कंपाउंड डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो एच डैश इज इक्वल टू के डैश ए, और यहाँ पर क्या आएगा T1 माइनस T2, और लेंथ जो टोटल लेंथ है 2L। यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। के डैश की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड की है, तो हम इसको 91.6 तक ही रख देते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें इसमें गिवन है 0.02, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर 373 माइनस 273, ये T1 T2 की वैल्यूज रख दी हैं, और लेंथ जो है 2, लेंथ हमें कितनी गिवन है 0.1 मीटर। अब इनकी कैलकुलेशन करनी है हमको। तो यहाँ 91.6 इंटू 0.02 अपॉन यहाँ पर ये 0.2 आ गया, और यहाँ इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया 100। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 916 तो ये वैल्यू आ गई है एच डैश की। तो ये था एग्जाम्पल 11.7, काफ़ी लेंदी एग्जाम्पल है बच्चों। अब लास्ट देख लेते हैं हम एग्जाम्पल 11.8। बच्चों एग्जाम्पल 11.8 ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन है, अ पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स व्हेन द रूम टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमें सराउंडिंग्स का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो जो फूड है वो 94 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने में 2 मिनट्स का टाइम लेता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस। अब बताना ये है कि 71 डिग्री सेल्सियस से लेकर 69 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होने में उसको कितना टाइम लगेगा, अगर 94 से 86 तक के लिए उसको 2 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे और डायरेक्ट बस हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स। तो अब जो भी हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है वो हमने यहाँ पर नोट कर ली है। हमें टेम्परेचर जो गिवन है वो 94 से 86 तक आ गया है, मीन्स ये T1 की वैल्यू है, ये T2 की वैल्यू है। सराउंडिंग का टेम्परेचर जो इसको हमने T0 लिख लिया है। यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर आने में टाइम कितना लगता है उसको हमने स्मॉल लेटर T से लिख लिया, और ये है 2 मिनट। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K। यहाँ मेन टेम्परेचर ले लिया हमने माइनस T0, ठीक है। ये टाइम है, ये हम ध्यान रखेंगे, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अब सारी वैल्यूज़ हम इसमें रख देते हैं। तो यहाँ T1 माइनस T2 अपॉन 2 ये क्या आ गया 8 अपॉन 2 4। K की वैल्यू हमें नहीं गिवन है। यहाँ इनका जो मीन आया वो क्या आ गया 90 और ये 20, तो 90 माइनस 20 70। तो इस तरह से K की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 70, इसको हमने लिख लिया 2 अपॉन 35। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये फर्स्ट केस था बच्चों। सेकंड केस में हमें ये बताना है कि जो टेम्परेचर है 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस आने में कितना टाइम लेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी वही है 20 डिग्री सेल्सियस। टाइम हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमने फिर से यही फॉर्मूला यूज़ किया है,
इस फॉर्मूले में ही अब हम T1 T2 की वैल्यू जो है वो क्या मान लेंगे, 71 और 69। ये वैल्यूज़ रख दी हमने और यहाँ इसको जस्ट हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ देखें तो ये 2/t आ गया है। यहाँ इनका मीन कितना आ गया, 70। k की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से जो हमने 2/35 फाइंड की थी वो रख देते हैं हम यहाँ पर, तो ये आ गया 50 और यहाँ पे 200/35। तो जस्ट हमने जब देखा t की वैल्यू कितनी आ गई, 0.7 मिनट। इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो 42 सेकेंड्स आ जाएंगे। मतलब 42 सेकेंड का टाइम लगेगा 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आने में फूड को। ठीक है, तो बच्चों आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।